Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद नुमान और हमारे यूट्यूब चैनल मियानी व्लॉगर्स पे आपको खुशामदीद। दोस्तों, जुर्म की दुनिया में आपने ऐसे बहुत से मुजरिमों की ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जो इंसान के दिल ख़राब कर देती। ये कहानी है एक इंडियन शख्स की जो कि बम्बई का रहने वाला होता है। उस टाइम मुंबई को बम्बई कहा जाता था। दोस्तों, मुंबई के बारे में एक ये बात भी काफ़ी मशहूर है कि ये शहर हमेशा जागा हुआ होता है, लेकिन इस इंसान ने अपने दौर में एक ऐसी दहशत फैला दी मुंबई में कि इसकी दहशत की वजह से कोई इंसान जो है वो घर से नहीं निकल सकता था। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी ज़िंदगी पे काफ़ी फिल्में भी बनाई गई है और हमने भी इसका नाम काफ़ी फिल्मों में सुना भी हुआ है। इसकी ज़िंदगी पे बनाई जाने वाली राघव 2.0, जिसमें इसका किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अदा किया था। इस इंसान का नाम है रमन राघव, जिसने 40 कत्ल किए थे और ऐसे इस अंदाज में किए थे कि पीछे कोई सुराख भी नहीं छोड़ा। इस इंसान ने ना सिर्फ मर्दों को मारा बल्कि इसने औरतों, बच्चों और बेवाओं को भी नहीं छोड़ा। 1965 से लेकर 1966 तक गवर्नमेंट ने बहुत से झोंपड़ी में रहने वाले और फुटपाथ पे सोने वाले लोगों को उनके मकामात से बेदखल कर दिया था। इसी दौरान फुटपाथ समेत आसपास के इलाकों में आसपास के मकामात पर जो लोग सोए हुए होते हैं उन पर वेश्याना हमला होना स्टार्ट हो गए थे। इन्हीं में 19 अफराद पे एक जगह हमला हुआ था, जिसमें से 9 लोग मौके वारदात पर ही मर गए। तो जब पुलिस मौके वारदात तक पहुंची तो उन्हें कोई खास ठोस सबूत नहीं मिला कि ये काम किसने किया है, लेकिन हालात को देखते हुए, अपने सराउंडिंग को देखते हुए पुलिस को इस बात का अंदाजा तो हो ही गया था कि ये काम करने वाला कोई जहनी मरीज है जिसके दिमाग सही तरह से नहीं चल रहा। जब पुलिस ने उस वारदात के इलाके में मजीद पूछ-गूछ की लोगों से तो उनके हाथ एक एजाज नामी शख्स लगा। जब मजीद उसके साथ इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने, आगे जाकर पुलिस को ये भी पता लगा कि इस इंसान का असल नाम एजाज नहीं है बल्कि रमन राघव है। चूंकि पुलिस के पास उस इंसान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था तो इसलिए वो उसको हिरासत में नहीं ले सकते थे, लेकिन पुलिस ने उनको ये बात भी कही कि वो मुंबई से बाहर चला जाए और वापस ना आए। लेकिन 2 साल बाद वही रमन राघव वसूली के नाम से, अन्ना के नाम से, वलस्वामी के नाम से वापस मुंबई आ गया। जब रमन राघव वापस मुंबई आ गया तो 1968 में दोबारा से ये खूनी वारदात स्टार्ट हो गए थे। अगरचे रमन राघव ने 28 कत्ल किए थे पुलिस के रिकॉर्ड में, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता। जब भी पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती तो उन्हें 3 चीजें जो है वो एक जैसी मिलती। जैसे कि पहला जो था वो ये है कि ये वारदात हमेशा शाम के वक्त होते थे। दूसरी बात, पुलिस ने ये नोट की हुई थी कि जो आला इस्तेमाल होता था वो हमेशा उसके सर पे लगता था। और तीसरी बात ये थी कि ये लोग जो लोग भी मरते थे वो आम सड़कों पे रहने वाले, फुटपाथ पे सोने वाले लोग थे। इन तीनों बातों से पुलिस को इस बात का अंदाजा तो हो ही चुका था कि ये जो भी कर रहा है वो एक ही इंसान है, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं था कि आखिर वो बंदा है कौन और वो कर क्यों रहा है। अब सवाल ये आता है कि इतने शातिर कातिल को पुलिस ने पकड़ा कैसे। उस टाइम पे एक इंस्पेक्टर था रमाकांत कुलकर्णी। वो जो भी काम करता था या जो भी इस तरह का केस उसके सामने आता था तो वो अपनी किताब में वो लिख लेता था। रमाकांत कुलकर्णी कहते हैं कि मैंने जो पुलिस के पुराने रिकॉर्ड्स थे वो पढ़े। मैंने वहां से स्टार्ट किया कि 2 साल पहले जब सड़क के किनारे पे जो वारदात हुई थी 19 लोगों की, तो उस केस में हमने एक बंदे को पकड़ा था पूछ-गूछ के लिए। चूंकि रमन राघव का कोई ठिकाना नहीं था, वो सड़क के किनारे एक झोंपड़ी में रहता था और बाकी किसी थाने में उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से भी इनको ये मुश्किल हो रही थी कि वो इस बंदे को पकड़ सके। रमाकांत कुलकर्णी कहते हैं कि उनके टीम में एक नौजवान इंस्पेक्टर था, एलेक्स फाइलो, जिसकी वजह से उन्होंने रमन राघव को पकड़ा था। एलेक्स फाइलो कहते हैं कि 2 साल पहले जब हमने रमन राघव को पकड़ा था पूछ-गूछ के लिए, तब हमने उसका एक ख्याली तस्वीर बनाई थी। अब भी वो तस्वीर मेरे जेब में थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं काम के लिए स्टेशन पर गया। वहां पे मुझे नीले और खाकी कपड़ों में एक शख्स नजर आया जिसकी शक्ल मेरे जेब में मौजूद उस तस्वीर से मिलती जुलती थी। एलेक्स फाइलो कहता है कि उस शख्स के हाथ में एक छतरी भी थी जो कि गीली थी।
جبکہ یہاں پہ کوئی بارش بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں تو اس نے جواب میں بولا کہ میں مالات سے آیا ہوا ہوں، جبکہ مالات میں 4 لوگوں کا قتل بھی ہوا تھا 2 دن پہلے۔ جب اسے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تو اس سے مزید پوچھ گچھ بھی کی گئی۔ وہاں سے اس کے پاس ایک دھات کی انگوٹھی بھی نکلی جو کہ ایک درزی عام طور پہ پہنتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ کوئی سوئی موئی چبھ نہ جائے۔ جبکہ مالات میں ایک درزی بھی مارا گیا تھا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ انگوٹھی بھی اسی درزی کی تھی۔ رمن راگھو کو 27 اگست 1968 کو حراست میں لیا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سارے فون کیوں کیے، اتنے معصوم لوگوں کی جان کیوں لی، کس وجہ سے لی، تو اس نے بڑا عجیب سا جواب دیا۔ اس نے بولا کہ یہ سارے کام مجھ سے بھگوان نے کروائے، میں نے یہ سارے کام بھگوان کے کہنے پہ کیے کہ بھگوان کا میرے ساتھ ایک وائرلیس کنیکشن تھا۔ بعد میں اس نے پولیس کو ان واردات کی جگہ پہ بھی لے کے گیا جہاں پہ وہ اپنا ہسلہ چھپاتا تھا، اس جگہ پہ بھی لے گیا اور اپنا وہ اوزار بھی دکھائے جس سے اس نے ان لوگوں کو مارا تھا۔ رمن راگھو کو پہلے عدالت کی طرف سے سزائے موت دے دی گئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ تبدیل کر دیا کیونکہ رمن راگھو کا جو دماغی حالات تھے وہ صحیح نہیں تھے۔ وہ لوگ کہ یہ کہتے تھے کہ یہ انسان پاگل ہے اور ایک ذہنی مریض ہے، تو اسی وجہ سے اسے عمر بھر کے لیے قید میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جو بعد میں اسی قید میں اس کا موت بھی ہو گئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔